हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम लुसेंट पुस्तक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 1.6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के बारे में विस्तार पूर्वक। तो इस टॉपिक में हम पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे के सिद्धांत में पहला है निर्माण और खोज, दूसरा कार्य क्रिया का अर्जन, तीसरा है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। इस प्रकार से पियाजे को पढ़ने के बाद अब हम लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें सिद्धांत का स्तर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दंड एवं आज्ञाकारिता, उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता और इसका कुछ सीमाएं पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत भी पढ़ेंगे और इसका महत्व भी समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं इसे डिस्क्राइब से पढ़ने के लिए। पियाजे का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ पियाजे। पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। उसने मनोवैज्ञानिकों का ध्यान विकास की अवस्थाओं तथा संज्ञान की महत्व की ओर आकर्षित किया है। पियाजे के सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। 1. निर्माण और खोज, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते रहते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल यानी कॉपिंग न होकर खोज यानी इन्वेंशन पर आधारित है। नवीनता या खोज, नोवेलिटी, और इन्वेंशन को उद्दीपक अनुक्रिया समानीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। 2. कार्य क्रिया का अर्जन यानी एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य यानी मेंटल रूटीन से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता यानी रिवर्सिबिलिटी है। पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशंस का अर्जन करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण के लिए निम्न 2 सिद्धांत आवश्यक है। ए. सात्मीकरण और बी. व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। आइए बारी बारी से इसे भी पढ़ते हैं। ए. सात्मीकरण यानी एसिमिलेशन। सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार यानी आइडिया या वस्तु का समावेश हो जाना। पियाजे का विचार यानी आइडिया का अर्थ बालक के प्रत्यात्मक गत्यात्मक समन्वय यानी परसेप्चुअल मोटर कोऑर्डिनेशंस से है। प्रत्येक बालक में प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ न कुछ क्रियाओं या ऑपरेशंस के सेट विद्यमान होते हैं। इन पुराने ऑपरेशंस में नए विचार या क्रियाओं का समावेश हो जाता है। अब हम बी पढ़ेंगे। व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना यानी एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। व्यवस्थापन का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना है। बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है।
मानसिक वृद्धि में सात्विकरण अवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल यानी रिसोल्यूशन निहित होता है। आगे पढ़ेंगे। बालक हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने को व्यवस्थापित करता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का व्यवस्थापन संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन कहलाता है। 3. क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं यानी सेक्वेंशियल डेवलपमेंट स्टेज। पियाजे ने विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। ए. संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर पीरियड। यह जन्म से 24 महीने तक की अवस्था है। इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह एक बौद्धिक कार्य है। पियाजे ने सेंसोरी मोटर अवस्था को पुनः निम्न 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। अब हम सेंसोरी मीटर के 6 अवस्थाओं को समझेंगे। पहली अवस्था है प्रतिवर्त क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था है। 2. प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह 1 से 3 माह तक की अवस्था है। 3. गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं यानी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह 4 से 6 माह तक की अवस्था है। 4. गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। यह 7 से 10 माह तक की अवस्था है। 5. तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं यानी टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह 11 से 18 माह तक की अवस्था है। 6. अंतिम अवस्था यानी फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड। यह अवस्था वह है जो बालक लगभग 24 माह की आयु में प्राप्त करता है। इस प्रकार से 6 अवस्थाएं हमने पढ़ा। बी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में उसमें आत्मकेंद्रिता यानी इगोसेंट्रिसिटी का विकास होता है। इस अवस्था के अंत तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी यह आत्मकेंद्रिता कुछ कम होने लग जाती है। पियाजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण वह परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस प्रकार से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कंप्लीट हुआ। अब सी पढ़ेंगे। ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। अब हम यहाँ पे पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं एवं उससे संबंधित उपलब्धियाँ पढ़ेंगे। क्रमांक इस प्रकार दिया गया है और इस यहाँ पर है अवस्था तथा सन्निकट आयु। यहाँ पर विचार है, यहाँ पर तत्व संबंधित उपलब्धियाँ हैं। 1. संवेदी पेशीय अवस्था। यह से 0 से 2 वर्ष के बीच है। इसमें विचार है संवेदी पेशीय विचार।
इससे संबंधित उपलब्धियां हैं पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, यानी एक ही शब्द बार बार बोलता रहेगा। प्रयत्न, कोई भी चीज़ वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा, यदि दूर वस्तु है तो खींचकर अपने पास लेगा। मूल व्यवहार का आरंभ या वस्तु स्थापित जीवत्वारोपण, इस प्रकार से संवेदी पेशी अवस्था कंप्लीट होता है। यह 0 से 2 वर्ष के लिए है। 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसमें विचार है परिक्रमणात्मक विचार, अंतःप्रज्ञात्मक विचार। इसमें संबंधित उपलब्धियां हैं अहम केंद्रिता, इसमें अहम आ जाता है। नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षात्मक तार्किक कल्पनात्मक खेल, अस्थिर अनौपचारिक तार्किकता। यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था है। अब तीसरा अवस्था पढ़ेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसमें विचार है आगमनात्मक विचार। इससे संबंधित उपलब्धियां हैं अहम केंद्रिता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरक्षण व परिरक्षण, क्रमबद्धता निर्मित करना, रूपांतरण, वर्गीकरण, अति काल्पनिकता इत्यादि। ये हमने पढ़ा ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच के। अब 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष या अधिक की आयु के लिए है। इसमें विचार है निगमनात्मक विचार। इससे संबंधित उपलब्धियां हैं तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना, आदर्शात्मक चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातिकता, प्रसंभाव्यतावादी एवं संयोजकीय तार्किकता, अनौपचारिकता संबंध। ये हमने पढ़ा पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्था। इसमें पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह से 11 वर्ष या उससे अधिक की अवस्था है। इस प्रकार से पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बतलाया है। अब हम आगे पढ़ते हैं डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है और उन्होंने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार से पियाजे के 4 अवस्था कंप्लीट हुआ। अब आगे पढ़ते हैं पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इसमें 4 अवस्थाएं हैं। 1 संवेदी प्रेरक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 ठोस संक्रियात्मक, 4 औपचारिक संक्रियात्मक। 1 संवेदी प्रेरक, यह 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसकी विशेषता है शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करना। 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। तीसरा पढ़ेंगे ठोस संक्रियात्मक, यह 7 से
11 वर्ष के बीच की अवस्था है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्तिसंगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। अब तीसरा पढ़ें कंप्लीट हुआ। अब चौथा पढ़ेंगे औपचारिक संक्रियात्मक। यह से 11 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था है। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। इस प्रकार से पियाजे के चारों अवस्था मैंने कंप्लीट कर दिया। संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ठोस संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। अब आगे हम कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे। कोहलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोहलबर्ग के अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि अंतिम निर्णय। कोहलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपने विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकास कर पाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कोहलबर्ग के बारे में हमने इस प्रकार से 3 स्तर के बारे में जानेंगे। 1 है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो आइए एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। ए, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। यह अवस्था 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कन यानी मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों के मानकों या स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होता है, न कि सही तथा गलत के अपने आंतरिकृत मानकों यानी इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड्स के द्वारा। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 अवस्था होती है। तो रूढ़िगत नैतिकता में 2 अवस्था है, दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो ये पढ़ेंगे दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था के बच्चों में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति प्रायः माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाता है ताकि उसे दंड नहीं मिल सके। किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है। दंड एवं आज्ञाकारिता के बाद पढ़ेंगे दूसरा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेशन। इस अवस्था में यद्यपि बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं, यह छल योजित यानी मैनिपुलेटिव तथा आत्म परिपूरक पारस्परिकता यानी सेल्फ सर्विंग रेसिप्रोसिटी होती है, न कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित है। यहाँ अदला बदली यानी बार्टेरिंग का भाव मजबूत होता है। अब हम कोहलबर्ग का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, बी
रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। यह अवस्था 10 से 13 साल की होती है। रूढ़िगत नैतिकता 10 से 13 साल की होती है। यहाँ बच्चे दूसरों के मानकों यानी स्टैंडर्ड्स को अपने में आंतरिकृत कर लेता है तथा उन मानकों के अनुसार सही तथा गलत का निर्णय करता है। इस स्तर पर बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं। यह जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। इसकी अवस्थाएं यानी स्टेज इस प्रकार है। उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता यानी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चों में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति यानी डिसअप्रूवल से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। अब हम कोहलबर्ग का तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। सी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर यानी हाईएस्ट लेवल होता है और इसमें नैतिकता यानी ट्रू मोरालिटी का ज्ञान बच्चों में होता है। इसके तहत 2 अवस्थाएं यानी स्टेज होती है जो इस प्रकार है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में 2 है। 1 सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और दूसरा है चारित्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। आइए पढ़ते हैं एक एक करके। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत आधार यानी इंडिविजुअल राइट्स तथा नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से यानी डेमोक्रेटिकली मान्य होता है। वे यहाँ लोगों के कल्याण तथा बहुसंख्यकों के इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व देते हैं। यहाँ बच्चे यह विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हैं। यह कोहलबर्ग का उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर का पहला सिद्धांत पढ़ें। अब दूसरा है चारित्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चों में अपने नैतिक नियमों यानी एथिकल प्रिंसिपल को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा यानी सेल्फ कंडेमनेशन से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था यानी हाईएस्ट स्टेज होता है जहाँ किशोरों में चारित्रिक नैतिक नियम यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की नैतिकता बरकरार रहती है। यहाँ किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों यानी लीगल रिस्ट्रिक्शंस से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों यानी इंटरनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप व्यवहार करता है। इस प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। पहला था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब हम कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमाएं पढ़ेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित हैं। 1. इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख सीमा है कि इसमें वास्तविक व्यवहार की अवस्था की अपेक्षा तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया गया है। दूसरा, यह एक सामान्य अन्वेषण है। इसमें प्रत्येक अवस्था के बालक के आसपास जब प्रेक्षक न हो तो वे अपने सम आयु वर्ग की नकल करते हैं या उन्हें उत्तर बताते हैं या
प्रेक्षक प्रत्येक बालक को ईमानदारी से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेईमानी से व्यवहार करने वाले कुछ बालकों को हतोत्साहित कर सकता है। यह दर्शाता है कि एक बालक का नैतिक व्यवहार बहुत कमज़ोर हो सकता है। कोलबर्ग के सिद्धांत की तीसरी सीमा है। कोलबर्ग का सिद्धांत वास्तव में सीमित है क्योंकि बालक विभिन्न अवस्थाओं में अपने नैतिक निर्णयों के लिए काफ़ी सीखते हैं, लेकिन उनके कार्यों में विभिन्नता होती है। भारतीय दार्शनिक तथा शिक्षाशास्त्रियों का विश्वास है कि मूल्य व्यक्ति का एक अंग होना चाहिए। उसकी तार्किकता तथा निर्णय निर्माण ऐसा हो कि वह अपने मूल्यों के साथ खुश रह सके। इस प्रकार से ये कोलबर्ग के सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत की ओर। वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों यानी सोशल फैक्टर्स एवं भाषा लैंग्वेज का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह वेरी इम्पोर्टेंट है कि वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास का स्तर यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट अर्थात जहां तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं से अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहा है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों की दूरी यानी रेंज से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों यानी स्किल्ड पीयर्स की मदद से उसे किया जा सकता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। इनका मत है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार यानी सोशल कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्म नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच या निजी भाषण प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बाद अब हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र यानी ZPD में खेल का महत्व। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती है वे बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार को संगठित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी था। इनका मत था कि
खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। खेल के विकास संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा स्कूल संबंधी कौशलों को भी लाभ पहुंचाते हैं। अधिगम की अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल के दौरान बच्चों के मानसिक कौशल उच्चतर स्तर पर होते हैं। वाइगोत्स्की ने इसे निकट विकास क्षेत्र यानी ZPT के उच्चतर स्तर की तरह पहचाना है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल विकास को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। ए, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। बी, खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है। सी, खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे निकट विकास क्षेत्र यानी ZPT के निर्माण में खेल का महत्व। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण भी करता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। ए, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम तथा अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल में की गई नई विकास क्षमताएं पहले प्रकट होती है। अतः 4 साल की उम्र में बालक की आगामी संभावनाओं की भविष्यवाणी के लिए खेल जितना उपयुक्त है उतना अक्षर पहचानने जैसी अकादमिक गतिविधियां नहीं। नेक्स्ट, खेल में विकास की सारी प्रवृत्तियां सारभूत रूप से मौजूद होती है। इसमें बालक अपने सामान्य स्तर से ऊपर छलांग लगाने को तत्पर रहता है। नेक्स्ट, खेलने के लिए बालक जिस मानसिक प्रक्रिया में संलग्न यानी अटैच्ड होता है वह निकट विकास क्षेत्र की रचना करती है। बच्चा निकट विकास क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर काम कर सके इसके लिए कल्पित स्थितियों से प्राप्त भूमिकाएं, नियम तथा प्रेरणा सहायक सिद्ध होते हैं। हमने पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के विभिन्न सिद्धांत पढ़े। अब हम परीक्षोपयोगी तथ्य पढ़ते हैं। परीक्षोपयोगी तथ्य ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझें। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 अवस्थाओं में बांटा है। 1, संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेट जन्म से 24 महीने। 2, प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से 7 वर्ष। 3, ठोस संक्रियात्मक की अवस्था स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 वर्ष से 12 वर्ष। 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक। पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट्स के में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, संरक्षण, कंजर्वेशन, साम्य धारणा, इक्विलिब्रेशन, स्कीमा तथा विकेंद्रण, डिसेंटरिंग प्रमुख हैं। पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। 1, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जन्म से 30 दिन। 2, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 1 महीने से 4 महीने। 3, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था
4 से 8 महीने। चौथा, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 महीने से 12 महीने। पाँचवां, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 महीने से 18 महीने। और छठा है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये 18 महीने से 24 महीने के बीच में है। इस प्रकार से पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया। अब पढ़ेंगे, पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। ये 2 अवस्था है प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि यानी प्री कंसेप्चुअल पीरियड तथा अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड। प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि यानी प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 वर्ष से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता यानी सिग्निफायर्स विकसित कर लेते हैं। दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड 4 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कन यानी रीजनिंग पहले से अधिक परिपक्व यानी मैच्योर हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। ये ठोस संक्रिया की अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं यानी मेंटल ऑपरेशंस करके समस्या का समाधान कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। औपचारिक संक्रिया की अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था यानी एडल्टहुड तक चलती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। ये अवस्थाएं हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 वर्ष से 10 वर्ष। नेक्स्ट, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 वर्ष से 13 वर्ष। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस प्रकार से कोहलबर्ग के 3 स्तर मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर में नैतिक तर्कन यानी मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों के मानकों यानी स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होता है। बच्चे किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट, रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। नेक्स्ट, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कंट्रोल में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर यानी हाईएस्ट लेवल होता है और इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। नेक्स्ट, वायगोट्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। नेक्स्ट, वायगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। वायगोट्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD कहा है। इस प्रकार से पियाजे, कोहलबर्ग और वायगोट्स्की का
यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हाजिर होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और दूसरों तक यह शेयर वीडियो ज़रूर करें। इस वीडियो को दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।